हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड न्यू चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैं आपको इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ठीक है बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, मैं उन सबको आज इसी वीडियो में A to Z क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर का जैसे आपने नाम ही देख लिया, क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक, तो भाई मेरा जैसे पढ़ाने का शुरुआत से तरीका है कि हम जैसे भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर पे नहीं भागते हैं, साथ ही साथ उसका जो मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट और दूसरा वर्ड लिखा है बेटा ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन चैप्टर्स में क्या क्या हेडिंग्स पढ़नी है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, कि अगर यदि मैं ज्योमेट्री आपको क्लियर कर देता हूं तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा समझ में आ जाएगा असल में इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हम सिर्फ इसलिए कोशिश करते हैं क्लियर करने की क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ यही पढ़ते चले जाते हैं, साथ ही साथ टॉपिक्स क्लियर करते चले जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता लग पाता है कि असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, असल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो भाई बिना किसी देरी के हम लोग भाई बात करते हैं। तो ज्योमेट्री में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, कह सकते हैं मैथ की ब्रांच होती है, जिसमें कि हम लोग ठीक है, जिसमें कि हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कि हम लोग शेप, साइज, डिस्टेंस, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। यार आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्टेंस, शेप, साइज एंड इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स की। ठीक है, ये हम ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें उसको समझ सकते हैं या सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम लोग ठीक है शेप, डिस्टेंस और रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स के बारे में क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। तो मेरा मानना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो भाई इसमें मैंने लिखा हुआ है बहुत आसान शब्दों में, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, तो जब आपको ज्योमेट्री क्लियर हो गया तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, या फिर एक और तरीके से कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर बाय यूजिंग प्लॉटिंग देम, कि भाई जो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री जो होती है उनके फिगर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो भाई उनके जो फिगर्स को जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, जिसे कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ के समझ गए होंगे, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब मैंने आपको ज्योमेट्री क्लियर कर दिया, तो साथ ही साथ इसमें इनकी क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, तो मेरा मानना है आपको ज्योमेट्री भी क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आप जरा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि भाई ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें कि x, x डैश, y और y डैश, इसको हम लोग बेटा बहुत नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बोल सकते हैं इसे XY प्लेन बोल सकते हैं, 2D प्लेन भी बोल सकते हैं। 2D प्लेन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो डायमेंशन होती है, एक होता है x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, तो इसीलिए हम लोग इसे XY प्लेन भी बोल देते हैं। और 2 डायमेंशनल प्लेन से बोलते हैं क्योंकि इसमें दो डायमेंशन होती है, एक x होती है और एक y होती है। इस पे बेटा मैं ज्यादा स्टडी आपके बारे में इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक मैंने अलग से इस पे वीडियो बना रखी है, करीब मेरे हिसाब से 10 मिनट्स के आसपास की वो वीडियो है। उसमें मैंने आपको A to Z सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बनाई है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो वो मेरे एक हेडिंग पड़ी हुई है उस पे, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन और 2D प्लेन और XY प्लेन। ठीक, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, A to Z एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। और मेरा मानना है कि यदि आपने वो वीडियो की अगर हमारी देख ली तो आप ये मान के चलिए A to Z मतलब एक से एक चीज आपको उसमें क्लियर हो जाएगी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के जरिए। ठीक, अब हम आपको एक और थोड़ी सी इसमें बात बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम उसमें भी ये सब चीजें बता चुके हैं। एक्स एक्सिस को बेटा हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को आप दूसरा नाम भी सुन लिए, एक्स एक्सिस का हम लोग बेटा दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एब्सिसा होता है। वाई का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट होता है। जब भी हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ये नोटेशन होता है और वर्टिकल का ये नोटेशन होता है। और यदि हमें अगर कोई वैसे XY प्लेन दे रखा है और उसमें यदि हमारा x, 0 ऐसे करके कुछ कोऑर्डिनेट आते हैं, मतलब x की जगह 3 आ सकता है या 3, 0 या ऐसे करके आगे 2, 0, मतलब यहाँ पर x की पर्टिकुलर वैल्यू है, y की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली x, y बराबर 0, y अगर कोई ऐसा मतलब आ जाता है कि 0, -2 आ गया या 0, 3 आ गया या 0, 6 आ गया, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर x की वैल्यू 0 है और साथ ही साथ वहां पर y की पर्टिकुलर वैल्यू मैंने आपके सामने को लिख रखी है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है x बराबर 0, क्यों,
इक्वेशन का मतलब बेटा क्या होता है, खासियत होता है ना, क्योंकि y पे क्या खासियत है, y पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, सीधे सीधे x एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, वहां पर भी कोई y का बिंदु नहीं है, y का पॉइंट नहीं है। तो बाकी मैंने बहुत अच्छे से बेटा इसको समझा रखा है, मैं उसका सीधे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप सीधे करके 10 मिनट अगर आप ये सुन लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जिंदगी भर के लिए पूरा रट जाएगा, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, और जब चाहें आप उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। तो भाई अब हम लोग इस टॉपिक का या इस चैप्टर का सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको बता दें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 4 फॉर्मूले हैं आपके पूरे चैप्टर में, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, एक पैराग्राम वाला आ जाता है, 5 सवाल है इसमें, वो सब कुछ मैंने समझा दिया इसमें, ठीक। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ डायग्राम से ही आपको पूरा सब सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है x डैश y और बेटा y डैश, ये लिखा है y यहाँ पर, जहां पर आप खुद देख लीजिए मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है, ऊपर से पूरा सिस्टम है, जहां पर आप ये देख लीजिए ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मैंने इसको y2 मेजर किया है, ये देखिए हम यहाँ पर से इसे बिल्कुल y1 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग y लेते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं वो बेटा क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ली वो बेटा क्या ली है, x2 ली है, ऐसी जो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या ले सकते हैं बेटा, x1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए मैंने x2 ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, x1 ले लिया। यहाँ पर हम ज्योमेट्री लगाएंगे कि भाई देखिए ये डिस्टेंस x1 है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो बेटा जाहिर सी बात है x2 माइनस x1 होगी, क्यों, क्योंकि ये जो x1 वाली है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने x2 ली कंसीडर करी है और ऊपर मैंने x1 कंसीडर करी है, तो भाई जो ये जो इसकी बची हुई जो इसकी जो इतनी डिस्टेंस बचेगी वो भाई x2 माइनस x1 ही तो होगी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने ये जो पूरी डिस्टेंस y2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी y1, तो जो बची हुई जो डिस्टेंस है वो बेटा इनका वही तो होगा, डिफरेंस ही तो होगा, ठीक, y2 माइनस y1। एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो पूरी डिस्टेंस मैंने x2 लेट करी है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने x1 लेट करी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, तो ये इसका x1 होगा, और ये जो इसकी बची हुई जो डिस्टेंस होगी वो बेटा क्या होगा, इसका डिफरेंस ही तो होगा, तो बेटा x2 माइनस x1। सिमिलरली ऐसे ही हमको y में एप्लीकेबल करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत खूबसूरत सा ट्राइंगल बन रहा है PRQ। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन ट्राइंगल PRQ या PQR एंगल R इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। आपका ये मैं खुद आपको खुद सब समझ में आ रहा होगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आप हमारी एक बात को सुनेंगे तब अपने सब कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड अगर आपको कोई सी भी समस्या है तो आप अगर वो मेरी वीडियो में देख लेंगे तो मेरा मानना है कि एक भी क्वेश्चन आपका उससे नहीं उठेगा, ठीक है, आप सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बंद नहीं रहेगा, ठीक। तो इसी के साथ आप देख लीजिए, तो इस पे हम लोग एक बेटा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम बेटा ट्राइंगल चैप्टर में है और मैंने बहुत अच्छे से, मेरा मानना है इसको मैंने 3 स्टेप में आपको बताया है, क्लियर आपकी उसी में हो जाएगी। और अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो हाइपोटेनस आप देख लीजिए बेटा 90 के सामने होती है PQ स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटा QR स्क्वायर प्लस बेस आपका बेटा क्या हो जाएगा PR स्क्वायर। प्लीज आप यहाँ पर बेटा वैल्यू रख दीजिए, तो PQ स्क्वायर बराबर आप देख लीजिए कि जो बस वैल्यू आपको इसमें रखनी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये PQ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी बाद में आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैंने क्या कर रखा है, वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने PR की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ मैंने QR की वैल्यू भी आपके सामने पुट कर दी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो बेटा क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बता दीजिए क्या इसमें आपको कोई भी चीज रखने की जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे कोई डिस्टेंस लिए वो भी मैंने आपको बता दिया है, कहां कहां पे जो बची हुई डिस्टेंस है उनको कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया, और जो पूरी डिस्टेंस है वो भी कैसे आपको मेजरमेंट करना है वो भी मैंने बता दिया। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे बेटा y में लेंगे और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे x1 में लेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट अगर हॉरिजॉन्टल का होगा तो x2 माइनस x1 और अगर वर्टिकल का होगा तो बेटा क्या लेंगे आप उसे y2 माइनस y1। तो भाई PRQ में हम लोग ने एंगल 90 डिग्री बराबर एंगल R बराबर 90 डिग्री, जो कि आपको बहुत शानदार तरीके से दिख भी रहा है। उसके साथ ही साथ हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस थ्योरम मैंने लगाई यहाँ पे कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब रिस्पेक्टिव बेटा वैल्यूज रख ली, स्क्वायर हटाया तो बेटा मैंने अंडर रूट चढ़ाया है। इसी के साथ ही साथ अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अगर दूसरे तरीके से बात करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई DI डबल F का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर। तो आप जैसे बेटा चाहें अपनी सहूलियत से या अपने आसान तरीके से, अपने आसान मेथड से आप चाहे ऐसे करके सीख लीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि अंडर रूट बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे सीखेंगे कि भाई डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ पे चाहे ऐसे सीख लीजिए चाहे ऐसे सीख लीजिए, मेरा काम है आपको दोनों तरीके से बताना। अब इस पे सिर्फ एक ही चीज सिर्फ मेरे भाई बचती है, वो क्या है, एप्लीकेशन की का यूज कहाँ पे होता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम आप चाहे हेडिंग करके लिख लीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन का मतलब एक और होता है यूजेस की, भाई कहाँ का यूज होता है। तो हम आपको बता दें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में, ट्रायंगल का आइडेंटिफिकेशन करने में और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर का आइडेंटिफिकेशन करने में ये बेटा खूबसूरत सा फॉर्मूला आपका यूज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो, आप चाहे यहाँ पर हेडिंग बना के बेटा आप लिख लीजिएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 1 द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल एंड नंबर 2 इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे से सेक्शन फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, धीरे से मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, धीरे से आपको पैराग्राम का थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, कोऑर्डिनेट बताएंगे, साथ ही साथ एरिया वाला फॉर्मूला आपको क्लियर करके ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। बस हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से आपको क्या होगा बेटा, क्लियर होगा। ठीक, लेकिन हाँ बस आपसे मैं इतना ही बस कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो बेटा आखिरी तक देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऐसे याद छोड़ के आप चले गए, ऐसे 2 मिनट देखिए या 1 मिनट देखिए, तो बेटा आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। मेरा तो मानना यह है कि जो भी भाई बताओ बहुत अच्छे से बताओ, बिल्कुल A to Z बताओ, या फिर उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करो। तो जो जो मुझसे हो सकता है वो पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है जितना भी अभी आपको बताया गया है उतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूले पे चलेंगे, फिर हम बताएंगे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है, अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बस ये बोर्ड बेटा मिट जाए, आप बस प्लीज इतना सा वेट कर लीजिए। बाकी नोट्स आप अगर बना रहे होंगे हमारे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने एक चीज को एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश करी है, और आगे भी मैं आपको एक अगर कोई भी चीज एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बेटा बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश मैं करता ही हूँ। बस आपको क्या करना होता है भाई, वीडियो को बस लास्ट तक देखना होता है बस। अब जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि कार्टेशियन प्लेन जो मैंने समझाया था उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कसम से उसमें आपको जो है एकदम हेल्पफुल होगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये हमें समझने को मिला है कि जो हमें नहीं पता था वो भी हमें इसमें समझने को मिला है। ठीक है, तो जितना आप बेटा, और हाँ एक बात और है, जितना हम देखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, हम बहुत ही वीडियोस में बेटा चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो अब आ जाओ भाई मेरे हीरोज, वो हीरोज बोल रहे हैं उस पे सेक्शन फॉर्मूले पे। चलो बोर्ड बेटा मिट गया है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सेक्शन फॉर्मूला। यहां पर आप चाहे हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला है। अभी हम आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कि जैसे मैंने एक लाइन कंसीडर कर ली बेटा ए बी। ठीक, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1, y1। ठीक बेटे, x2, y2। ठीक, एक मैंने यहां पर लाइन कंसीडर करी है बेटा ए बी, जिसका पहला पॉइंट मैंने ए कह दिया, दूसरा पॉइंट मैंने बी कह दिया। मेरा मानना है मैंने कोई भी गलत नहीं कहा है। मैंने इसको बेटा देखिए कोऑर्डिनेट्स हम लोग बेटा ऐसे तो लिखते हैं मेरे भाई x, y, जैसे कि 2, 3 हो गया या 2, -3 हो गया। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिए ना मैंने ए और बी, तो मैंने क्या कह दिया, पहले पॉइंट को बेटा x1, y1 और दूसरे पॉइंट को मैंने कह दिया है कि x2, y2। एक चीज आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक समझाई जाएगी। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x2, y2, और पहला मैंने क्या ले लिया आपके सामने x1, y1। ठीक, अब इसका एक सेक्शन कर देंगे, इसका एक बेटा पार्ट कर देंगे। सेक्शन का मतलब यही तो होता है। तो यहां पर एक मैं P पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ही कह दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसका मैंने क्या कहते हैं, एक उसका पार्ट कर दिया है। ठीक है, सेक्शन कर दिया है। ठीक है, ऐसे करके आप चाहे लाइन खींच दे, एक तरफ n लिख दे, दूसरी तरफ क्या लिख दे, n लिख दे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में क्या रहेगा, एक तरफ n और एक दूसरी तरफ m, और साथ ही साथ इनकी क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला
आ जाएगा। ठीक, पहले मैंने क्या करा, ए बी दो मैंने पॉइंट लिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने समझा दिया, x1, y1, x2, y2 कैसे आए। इसके साथ सेक्शन मतलब मैंने इसका एक पार्ट करा है, उस पॉइंट का नाम मैंने p लिया है, उसके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो मैंने x, y गेट करे हैं क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और मैंने उसका पार्ट किया, एक पार्ट को मैंने m कहा है, दूसरे पार्ट को मैंने n कहा है। तो बस आप क्या करें, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा m n2 प्लस, ठीक है, m इंटू प्लस n x1 अपॉन इन दोनों का बेटा जोड़ m प्लस n। सिमिलरली जो आप y का लिख दीजिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने इसमें कुछ नहीं करा हुआ है, सीधे सीधे m n, यहां पर आप देख लीजिए m n2 प्लस m n1 अपॉन, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x बराबर m1 x2 प्लस n2 x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए आप। और सिमिलरली आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस n2 y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, सबसे पहले भाई मैंने यही तो करा है कि भाई m1 की x2 से, ठीक है, फिर n2 की x1 से, यही भाई चल रहा है कि सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करा है भाई, m की देख लीजिए किससे करिए, x से करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग x में करेंगे, उसके बाद ही तो बेटा y पे जाएंगे। तो देखिए m की बेटा किससे करी है, x2 से। आप m1 n1 कह लीजिए, इसे जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो भाई देख लीजिए m1 x2 और n2 x1, मैंने क्या करा है कि x को एक तरफ करके मतलब फॉर्मूला बना दिया और y को एक तरफ करके फॉर्मूला बना दिया। तो x बराबर m1 x2 प्लस n2 x1 अपॉन m प्लस n, और सिमिलरली m1 y2 प्लस n2 y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो हाँ सही है। तो ये मैंने इसमें आपको पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो भाई आप खुद देख लीजिए, पहले मैंने mn माने थे तो मैंने उसमें भी आपको ये करके बता दिया है, और अगर आप m1 n1 मानेंगे, ठीक है, तो भी मैंने आपको बता दिया कि m1 की x2 से प्लस n2 x1 अपॉन m प्लस n, और m1 y2 प्लस n2 y1 अपॉन m प्लस n। तो ये बेटा आपका क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। यही आपको जो है तो एक बार x का पढ़ना है और एक बार y का। बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है m1 प्लस n1 अपॉन m1 प्लस n1, चाहे mn लिख दीजिए, उसके बाद एक तरफ x2 और एक तरफ x1, ऐसे करके आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें आपको बताना है। बस इसमें इतना ही करना है। ये आपका क्या था बेटा, सेक्शन फॉर्मूला था। और यदि p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB अगर हो गया तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मैं आपको मिड पॉइंट बताऊंगा। तो अगर आप ये क्लियर हो गया तो मिड पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी मैंने दो पॉइंट है मान लिए, कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, p के x, y सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर m1 x2 प्लस n2 x1 अपॉन m प्लस n, और x बराबर m1 x2 प्लस n1 x1 ये मैंने बता दिया, और y बराबर m1 y2 प्लस n2 y1 अपॉन n प्लस n, ये भी मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं बेटा मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट थ्योरम, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी। तो इसे हम मिटा देते हैं। बस इसमें इतना ही था बेटा, इसमें बस ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी आप नोट कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, नोट भी आप करते रहे। अब हम क्या करेंगे भाई, जब हम अगली एक्सरसाइज या जब अगली वीडियो में मैं आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या सामने रखे होंगे, क्वेश्चन सामने रखे होंगे, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस फटाफट से अप्लाई करते चले जाएंगे, फटाफट से आंसर निकालते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो क्वेश्चन पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको बना के दी है, सिर्फ और सिर्फ आप जिसमें आपके टॉपिक्स वगैरह सब क्या हो जाए भाई, क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब आ जाओ भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले पे, वो मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, आओ भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं ज्यादा करना है इसमें, वैसे सिमिलरली भाई। ठीक है, ठीक, तो भाई वही हमारा एक आप कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को A ले लीजिए, इस पॉइंट को B ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए बेटा x1, y1, इसके आप मान लीजिए x2, y2। ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही समझा चुका हूं। ठीक है, एक बेटा आप P पॉइंट मान लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट बेटा x, y। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि भाई अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हमसे बेटा पूछा गया है, आप खुद ध्यान दीजिए कि भाई अगर कोई लाइन में देखिए ए बी हमारे लाइन में कंसीडर करिए सिस्टम, जिसमें ए हमारा बेटा x1, y1 ये, और b बराबर x2, y2, p हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। यहां पे हम बेटा लिखेंगे कि सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो भाई आप क्या, मैं ये नहीं कह सकता हूं AB बराबर PB, तो बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, AB बराबर P, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि M1 जो है वो M2 के बराबर होगा, और कितने, और इसे M1 मान लीजिए, इसे M2 मान लीजिए, और एक लगभग मान ले कि K टाइम्स के बराबर होगा, इक्वल टू K। कि भाई P जो है अगर मिड पॉइंट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है AB बराबर PB होगा, मतलब M1 बराबर क्या होगा बेटा
m2 होगा, इसे मैंने लेट कर लिया है। तो भाई बस सिमिलरली आप सीधे सीधे यही लगा दीजिए कि भाई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m प्लस n। यही वाली मैंने आपको बताया था कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन फॉर्म में मैंने लगाया है। और इसके साथ ही साथ अगर इसमें इज द मिड पॉइंट ऑफ ए भी लिखा होता है तो यहाँ पर बस m1 m2 की वैल्यू लगा दीजिए। इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर है, kx2 प्लस kx1, ठीक है, अपॉन k प्लस k। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सिंस m1 बराबर m2, ठीक है, बराबर k। तो आप यहाँ पर से देख लीजिए k प्लस k बेटा कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। और यहाँ पर से बेटा k कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, x2 प्लस x1 आपका बचेगा। k से बेटा k कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली आप लिख लीजिएगा y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और आप अगर थोड़े से भी होशियार हैं तो आपको पता ही होता है कि पहला कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट अपॉन में उसका आधा है। सिमिलरली y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपका मैंने तैयार करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए k, मैंने यहाँ पर भी k कॉमन था, यहाँ पर भी k कॉमन था, k प्लस k 2k होता है, ये बेटा कैंसिल हो गया। तो x बराबर x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बेटा आपका क्या मैंने बता दिया, क्लियर बिल्कुल हो गया है। सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला भी, सेक्शन भी और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, ठीक है। चलो भाई, और पैरेललोग्राम को आपको पता ही है कि भाई जिसकी डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अभी हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें कि रूल ऑफ पैरेललोग्राम। बस इसमें एक दो टॉपिक के बारे में और बताना है, फिर उसके बाद ये जो है इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से आपको मैं एक एक चीज मतलब बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई कोशिश करता हूँ बेटा कोई सी भी चीज आपकी छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक आपका कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे ना, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। रूल ऑफ पैरेललोग्राम, चाहो भाई बना लो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है, जो कि भाई हमें पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम में जहां पर डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो P बराबर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे तो मैंने आपको ये भी बताया था, कॉमा, ठीक है, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है सिर्फ ऐसे करके से लिख लीजिएगा x2 प्लस y1 अपॉन 2 और y बराबर, ठीक है। तो यही सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही आपको करना है, ठीक है। कि बस इसमें देखिए ये रूल ऑफ पैरेललोग्राम में कि भाई इनके अपोजिट साइड बेटा पैरेलल होती है और डायगोनल बेटा क्या करते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा इनका यूज है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इनका जो अपोजिट है कि x2 y1 अपॉन 2, ये सिर्फ आपको क्या करके आपको दिखाना पड़ता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही जैसे है कि x2 आप लेंगे, ठीक है, प्लस का y1, दोनों को आप जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, रूल ऑफ बात है। इसमें कोई बेटा ज्यादा आपको इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा बस मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है। हाँ, तो अब आपका आता है ये जैसे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें कि आपका हर साल आपका बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसे ध्यान रखेंगे कि x2 प्लस y1 अपॉन 2 करके, तो आप ये वाला जो है पैरेललोग्राम से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है तो वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें कि आप बेटा ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। ट्राइंगल का बेटा आप नाम ले लीजिए ए बी और सी, ठीक। और बेटा अभी बस आपको 1 मिनट में हम बताते हैं, 3 2 और 1। हाँ, इसमें हम आपको बेटा ये बता देते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला बेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। आप देख लीजिए बेटा ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल के बेटा कहते हैं 3 साइड्स होते हैं, 3 इसके पॉइंट मैंने मान लिए ए बी और सी। ये ऐसे करके रोटेट होता है 1 2 3, फिर ऐसे करके बेटा क्या करता है, चलता चला जाता है, ऐसे करके अपने 1 2 3, फिर ऐसे करके आएगा 1 फिर 2 फिर 3, ठीक। तो आप ये देख लीजिए कि भाई ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट आप खुद भी अब लिख सकते हैं x1 y1, ठीक है। इसके आप लिख सकते हैं x2 y2 और इसके आप लिख सकते हैं x3 y3। आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैलकुलेट करके बताइए, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। तो सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल
वैसे तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा हाफ बेस इनटू हाइट करके, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर एक दूसरा है फॉर्मूला, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है बेटा, इसे बच्चे याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई भी ट्रिक इसकी नहीं होती। लेकिन वही मैं आपको आज बताऊंगा कि भाई आपको कुछ नहीं करना है कि 123, ठीक है, 231, ठीक है, और प्लस 312, ठीक है, बस आपको इसमें सिर्फ इतना ही करना है। और ये आपका आखिरी में जो आपका आएगा स्क्वायर यूनिट्स। सबसे पहले मैंने क्या करा, तीन आपके मैंने ट्राइंगल मैंने बना दिया है, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका रोटेशन दिखाया कि कैसे, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, फिर ऐसे करके ये बेटा चलता चले जाएगा। 1 के बाद क्या, देखिए 1 हो गया, देखिए 1 हो गया, उसके बाद क्या आ गया बेटा 2 आ गया, फिर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद देख लीजिए 2 3 1, उसके बाद आप देख लीजिए 3, ठीक है, 3 2 1, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि 123 231 और 312, बस आप एक 3 नंबर आप बस इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि 123 231 312, यहाँ लिख दीजिए x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और जो बेटा इसकी स्क्वायर मतलब जो यूनिट होंगे, जो आपकी यूनिट होगी वो बेटा यूनिट इसमें लग जाएगी, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट 123 प्लस 231 और प्लस 312, बेसिकली बेटा यूनिट, ठीक है। तो ये मुझे 10th में मैंने पढ़ी थी, तो अभी तक मुझे याद है 123 231 312। तो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने की याद है, तो कभी मैं ऐसे फॉर्मूले को नहीं लिखता हूँ, सीधे सीधे 123 231 312 और बाहर हाफ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे सीख लीजिएगा। अब हम लोग बेटा आखिरी इस पे टॉपिक पे चलते हैं कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियरिटी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है और उस पे भी क्वेश्चन आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में पहले सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि भाई वही बात की, सबसे पहले आपको पूरा बताऊंगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको कंडीशन पे हम चलेंगे, बस ये इसका आखिरी हेडिंग है। उसके बाद आपके मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, बस उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक। हाँ, तो इसमें बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं, यहां पे आप हेडिंग चाहे बना के लिख लीजिए कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर 3 पॉइंट ले लिए हैं, ए बी और सी, जिनके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3। तो भाई आप हमेशा ध्यान रखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारी सेम लाइन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारा ये ए पॉइंट है वो भी क्या है बेटा, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, जो हमारा बी पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और सी पॉइंट हमारा है वो भी सेम लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप ऐसे कहेंगे कि भाई 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको कोलिनियर पॉइंट आप समझ गए हैं। आप इसे चाहे लैंग्वेज में इंग्लिश में आप प्लीज लिख लीजिएगा कि इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब भाई देख लीजिए कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बेटा सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहां पर बेटा ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है बेटा, 0 आ जाता है, ठीक। तो ये बस इसमें आपको इसमें इतना बताना था कि अगर आपको सीधे सीधे बोल दिया जाए कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, कि भाई अगर हमारे 3 पॉइंट्स अगर कहीं कोलिनियर अगर हमें गिवन है, तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। क्यों 0 होगा, आपको मैंने रीजन भी बता दिया है कि भाई in this case triangle is not formed by these 3 points, therefore in this case area of triangle 0। तो आप एक लैंग्वेज में आपको फिर से बोल देता हूं शुरुआत से, वो लिख दीजिएगा कि if 3 points lie on a same line then they are called the collinear points। In this case triangle is not formed by these 3 points, therefore in this case area of triangle बराबर 0। और सीधे सीधे मैंने आपको मैथमेटिकल भी समझा दिया कि 3 points are collinear then we write area of triangle बराबर 0। This is called the condition for collinearity of 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन लगा देंगे, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आया है उसको आप क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 - 3 के आया है,
मान लीजिए। और क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि भाई कोलिनियर पॉइंट से तो ये जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा, और ये एरिया किसकी मदद से निकालेंगे, वो 123, 231, 312 मदद से, तो 3 के बराबर 9, तो यहां पर से हमें k की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके आपको मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो भाई मेरा मानना है कि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, साथ ही साथ मैंने आपको कार्टेशियन पेज में समझाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम भी थोड़ी सी बताई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसा पैरेललोग्राम की थोड़ी सी कंडीशन मैंने आपको इसमें भी बताई है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का रोटेशन भी बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वन कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट फॉर 3 पॉइंट्स भी बताया है। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो भाई मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, बिल्कुल एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बहुत मतलब विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश करी है। और मेरा मानना है आपको भी वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, बस बेटा मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स की, अगर मेरी वीडियो बेटा आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे बेटा सपोर्ट करें। ठीक है, अपना सपोर्ट बेटा इसी प्रकार से बनाए रखें। ठीक है, और अब मिलते हैं बेटा जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग इस पर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, बाय।